हुई दुल्हनें दरअसल टूटी नहीं होती, वे उस चुप्पी की गवाह होती हैं जो समाज ने उनके हिस्से लिख दी, और उस साहस की मिसाल होती हैं जिसे उन्होंने अकेले जीना सीखा होता है। Broken Brides, Domestic Violence in India by Dr. Shobha Vijayendra. Can we have a huge round of applause? Founder President Sampoorn since 1993, Member Advisory Committee, National Commission for Women, visiting guest faculty, former LNJP, NICFS, and at present Forensic Science University, Delhi campus. Can we have a huge round of applause? The book Broken Brides, Domestic Violence in India addresses the reality of domestic abuse, offering survivor stories and insights into support systems. And to take this conversation forward, we have Janvi Pandey. Can we have a huge round of applause? A feminist poet, translator and research scholar. Over to you, Janvi. Good evening, everyone. आप सबका दिल्ली साहित्य उत्सव में तहे दिल से स्वागत है. We are going to be bilingual so that we access each and everybody's emotions, ideation. हम साथ में वार्तालाप करेंगे. हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर शोभा विजेंद्र. मुझे ये आपसे कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि इनकी जो इंडिविजुअलिटी है, जो इनकी सोशल सर्विस है, वो सिर्फ उनका एक भाव नहीं था. इनके 3 दशकों की अथक मेहनत का प्रयास है कि आज हमारे सामने ये किताब है. मैम डॉक्टर शोभा विजेंद्र, आई रियली कंग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्यूटिफुल बुक टाइटल्ड ब्रोकन ब्राइड्स, डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया. मैम आप मुझे ये बताएं कि जो 3 दशकों थे आपकी अथक जो परिश्रम भरी जो आपकी जो आपका ट्रैवल रहा है, जो आपने आइडिएशंस किए हैं, जो आपने अपनी आँखों से लिव्ड रियलिटीज़ को देखा है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज़ द इमोशनल कॉस्ट ऑफ पुटिंग टू पेपर व्हाट यू सॉ एज अ यंग गर्ल वाइल स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी दौलत राम कॉलेज. ओवर टू यू मैम. थैंक यू जाह्नवी. देखिए, बुक का आना ये कोई एकदम सडन ऐसा होता भी नहीं है. यू कांट राइट जब तक उसके पीछे कुछ बहुत ज़्यादा आपने सोचा ना हो, किया ना हो, या कहीं अंदर तक बस ना गया हो. मैंने जब मैं छोटी थी, जो मुझे याद पड़ता है कि व्हेन आई वाज ओनली इन 8th और 9th क्लास, और आई यूज़ टू लिव इन ओल्ड दिल्ली एंड दैट टू इन चावड़ी बाज़ार, सीताराम बाज़ार. तो वहाँ पर उस समय मैंने फ्रेंड्स क्लब बनाया, और फ्रेंड्स क्लब के अंदर मैं छोटी सर्विसेज करती थी. लोगों को, जो ब्लाइंड लोग होते थे, उनके लिए पढ़ने का काम और छोटे काम. उसके बाद क्योंकि पढ़ाई में अच्छी थी तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया मैंने दौलत राम से. We know what that means. It means that you must have been a very bright student to have gone into economics honors दौलत राम. I can't say this, लेकिन हाँ, अच्छा 1st, 2nd, 3rd तो आई जाती थी. फर्स्ट ही आती, मतलब 12th तक फर्स्ट ही आई थी. तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं जब ऑनर्स कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स तो एज यू आर ऑल्सो सेइंग कि भाई इट इज समथिंग स्टूडियस, स्टूडेंट डज इट. लेकिन बीए तक आते आते मुझे लगा नो, ये मेरा जो है टेस्ट नहीं है, या मुझे इसमें नहीं जाना चाहिए. एंड देन आई स्विच्ड ओवर टू MSW, मास्टर्स इन सोशल वर्क फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया. जब मैंने मास्टर्स किया तो एक एक्सपीरियंस आप सबके सामने मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत ही रेलिवेंट होगा किसी भी सेंसिटिव पर्सन के लिए. तो मेरी जब सबसे पहली प्लेसमेंट हुई, एक स्लम में हुई, और स्लम में होने के बाद फर्स्ट डे जो मेरा था, फर्स्ट डे मुझे MSW की स्टूडेंट थी. हालांकि मेरी अच्छी काउंसलिंग मेरे सर ने की थी, जो मेरे सुपरवाइज़र थे. लेकिन मैं और मेरे साथ मेरी एक दोस्त, मतलब मेरी क्लासमेट थी, हम 2 को वहाँ पे जाना था. तो हम पूरे दिन घूमते रहे और मैंने खाना नहीं खाया. मैंने कहा मैं इस स्लम में बैठ के कहाँ खाना खाऊँ. वो एक चला गया दिन. फिर उसके बाद जो 2nd डे था, तो उसके अंदर हमारे सर आ गए. तो सर ने कहा कि हैव यू हैड योर फूड. मैंने कहा नहीं सर, मैं कहाँ बैठ के खाऊं. तो कहते हैं फिर आपने सोशल वर्क क्यों किया, आपका अच्छा तो चल रहा था, डी स्कूल से करते.
तो बोले मिलना पड़ेगा, उनके साथ बैठ के खाना खाना पड़ेगा, उनसे प्यार करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, खाना खोल के खाना पड़ेगा। और हमने वहाँ से एक से बोला, रिक्वेस्ट की कि आप हमें कुछ जगह दे दो। तो उन्होंने एक, जिसे बोलते हैं ना पलंग खाट बोलते हैं, वो उन्होंने हमें दे दी। और फिर हमने दोनों ने, मैंने और शोएबा ने खाना खाया। उसके बाद जब मैंने सोशल वर्क को जिया एकेडमिकली एंड प्रैक्टिस में भी, तो मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छी विधा तो कोई नहीं है। और उस MSW फर्स्ट ईयर में मैंने अपने फील्ड वर्क में टॉप किया। मुझे फिर समझ में आ गया व्हाट इज़ सोशल वर्क। लोगों से मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको ऐसे दे रहे हो, आप यू आर द डूअर, कि आप उनको कुछ सिखाने आ गए हो। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप तो यू आर लर्निंग सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दैम। और बिलीव मी, मैं उससे पहले कुछ जानती ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ जानती ही नहीं थी। ये मेरा बिल्कुल, मैं आपको दिल की बात, क्योंकि आज हम इस लिटरेरी फेस्ट में दिल की बात करने के लिए ही आए हैं। मैम ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो, नहीं अभी ये पूरा नहीं हुआ ना, सॉरी। तो उसके बाद फिर मैंने MSW जब किया, तो उसके बाद मेरा एक अनदर, जब मेरा फील्ड वर्क था वहाँ पे आफ्टर केयर होम फॉर विमेन, वहाँ पे मेरी सेकंड प्लेसमेंट हुई। और जब मैंने वहाँ देखा कि एक बच्ची, मुझे अभी तक याद है, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा, जो मैं आज ये बुक और सब आप बात कर रहे हैं, तो हॉस्टल में उसके साथ असॉल्ट हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि वो आफ्टर केयर होम फॉर विमेन में आ गई। दैट वाज नॉट हर फॉल्ट। लेकिन उसको वहाँ उस चार दीवारी के बीच में, शी वॉज कन्फाइंड टू दैट, बिकॉज उसके कुछ लॉ भी ऐसा ही कहता है, और साथ में उसके घर की भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। मुझे जब उसकी इंडिविजुअल काउंसलिंग मैं करती थी, तो मुझको समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। और फिर मैंने आफ्टर डूइंग माई दिस MSW, मैंने धीरे धीरे लोगों से बात करना शुरू किया। और बात करते करते मैंने देखा कि प्रॉब्लम्स एक नहीं, हर घर में, और किसी भी स्तर पे, आप बिल्कुल छोटा घर से लेके, एक कमरे वाला झुग्गी वाला घर से लेके, आप किसी बड़ी शानदार कोठी में चले जाइए, हर जगह यू विल फेस डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, यस, लेवल्स आर डिफरेंट, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन इज़ देयर। तो उसको समहाउ, उसको एड्रेस करते समझ में आया कि कुछ अपना तो ज़रूर इसमें कुछ करना चाहिए। और मैंने देन आई फाउंडेड संपूर्णा। तो ये एक ग्रेजुअल चीज़ें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं लगातार, मुझे नहीं लगता कि कोई सडन सोचेगा कि एकदम सोचेगा और उसको किताब पे बैठ जाएगा, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी टुक ऑलमोस्ट 3 years फॉर मी to write this, to complete this book. also I really admire the fact that you are here to destigmatize the fact that often the burden of shame is put on the victim, which is not the case. I want to ask our writer, Dr. Shobha Vijender, why has she chosen, ma'am, why have you chosen the title to be Broken Brides? Why these two words? Please tell us about it. As a woman, मैं ये समझती हूँ, और बिल्कुल मैन भी इस बात को समझते हैं, क्योंकि उनके भी बहन होती है, बेटी होती है, कि सिंस चाइल्डहुड आ रहा है उसके अंदर फ़र्क, लेकिन अभी हम बहुत पीछे हैं। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आगे जाने की उसमें ज़रूरत भी नहीं है। सबके जीवन की कहानी है कि जब बच्चेपन से ही कुछ खुशी, कुछ उत्सव, कुछ सेलिब्रेशंस शादी के साथ जोड़े जाते हैं। हर मैन और वुमेन, इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वुमेन ओनली बट मैन ऑल्सो, दे हैव सर्टेन थिंग्स इन माइंड कि शादी होगी तो दिस विल हैपन, दिस विल हैपन, दिस विल हैपन, एंड फॉर ए वुमेन इट इज़ ऑल द मोर, मुझे ऐसा लगता है। और जब वो इतने सपने लेके आती है, और कहीं पर जब वो सपने शैटर्ड होते हैं, तो मुझे लगता है कि ब्रोकन ब्राइड उसके लिए बिल्कुल ठीक है। और उसे ब्रोकन से भी कोई और मुझे ऐसा एडजेक्टिव मिलता तो मैं शायद वो भी
करती, लेकिन मुझे लगा कि ब्रोकन से मुझे कोई और वर्ड नहीं मिला, तो जो सपने वो टूटे, इसीलिए ये जो है टाइटल रखा गया। क्योंकि जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं, जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, स्पेशली विद द इंटीमेट पार्टनर्स, डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ मैनी डायमेंशंस। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि अभी तक भी हमें लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स द वायलेंस विद द इंटीमेट पार्टनर ओनली। आई एम रनिंग एन FCC फॉर द लास्ट many years, फैमिली काउंसलिंग सेंटर, CIC, क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर, एंड आई हैव सीन कि ये जो वायलेंस है, ये छोटी बच्ची, बड़ी बच्ची, भाई से, बहन से, और अब तो कुछ केसेस मेरे पास ऐसे भी आए हैं जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स को इतना ज़्यादा तंग करते हैं, इतना ज़्यादा उनके साथ हैरेसमेंट करते हैं, तो वो भी तो वायलेंस है। लेकिन ये जो पर्टिकुलरली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बुक, तो ये जो है वो इंटीमेट पार्टनर्स की इसके अंदर बात है। हमने 3000 से ज़्यादा केसेस इसमें रजिस्टर्ड किए हैं, और इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट सम ऑफ द केसेस फॉर राइटिंग, फॉर इंक्लूडिंग इन द बुक। फिर हमने उसमें से कुछ केसेस आइडेंटिफाई किए जिसके अंदर वी थॉट कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस हैं, अगर इनको कोई पढ़ेगा और इनके सॉल्यूशंस की तरफ जाएगा तो शायद किसी को अपने कुछ प्रश्नों का हल मिल जाएगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, प्रॉब्लम्स के बारे में हम सब जानते हैं, यहाँ जितने भी बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस को शायद उसकी डेफिनेशन के हिसाब से इतना ना जानता हो, बट व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस एवरीबडी नोज़। लेकिन उसका कैसा कैसा रूप हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बता रही हूँ कि वो जो अभी रीसेंट केस है उसमें बेटी जो है वो अपनी माँ को इतनी बुरी तरह अब्यूज़ करती है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वंस अपॉन ए टाइम उसका डिवोर्स हुआ, और डिवोर्स होने के बाद पहले फादर मदर थे, दोनों प्रोफेसर्स थे, वो ख़ुद भी लेक्चरर है। उसके बाद जब डिवोर्स होके वो रहने लगी, फादर चले गए, तो वो अपनी माँ को ही बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रही है, और इतना ज़्यादा अब्यूज़ कर रही है कि अब वो माँ को शेल्टर की ज़रूरत है। अभी हम इसमें लगे हैं कि माँ को भेजें शेल्टर में या बेटी को समझा के बेटी को वहाँ से हटाएं, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर घर की कहानी है, लेकिन अब प्रयास ये होना चाहिए कि ये घर की कहानी ना बन के रह जाए, इसमें सॉल्यूशंस आने चाहिए जो धीरे धीरे आ भी रहे हैं। हालांकि स्पीड जो है बहुत कम है। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि जब इसका देयर इज़ वन ऑप्शन फॉर दैट, एंड दैट इज़ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अब मैं आपसे ही पूछती हूँ कि क्या इसका एक ही सॉल्यूशन है? क्योंकि मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे ये 3000 केसेस हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं है। बल्कि इन सम ऑफ द केसेस बिकॉज द वाइफ इज़ ऑल्सो एम्पावर्ड, एक और तरीके की इन्फीरियरिटी या एक और तरीके का सब्जुगेशन या एक और तरीके का राइट्स और ड्यूटीज़ को लेके झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि देयर इज़ नो सॉल्यूशन। मतलब समझ ही नहीं आ रहा, उसका सॉल्यूशन एक ही नज़र आता है, वो आता है कि अलग हो जाओ, डिवोर्स हो जाए। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस पे आज हमें काम करने की ज़रूरत है। और वो क्योंकि वो सॉल्यूशन ऐसे नहीं है ना, जैसे मैं बोल दूं कि a+b² इज़ a² + b²। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। एवरी केस इज़ डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट। तो बहुत ही टेलर मेड इसमें सॉल्यूशंस देने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो हमारी संस्था करती है वो 2 तरीके से करती है। वन इज़ काउंसलिंग एंड अनदर इज़ सपोर्टिव सर्विसेज। तो काउंसलिंग तो जैसे आप समझते ही हैं, कभी कभी लोगों को ये भी लगता है कि क्या काउंसलिंग इनफ होती है, आपने उसको समझा दिया, आपने उसको ये कर दिया। मैं आपको बताती हूँ कि काउंसलिंग का कितना फ़ायदा है। मेरे पास 90% विमेन जो इंटीमेट रिलेशंस में वायलेंस को लेके आती हैं, जब वो आती हैं वो इतनी परेशान होती हैं,
चाहे वो फिज़िकल अब्यूज़ हो, चाहे वो इमोशनल अब्यूज़ हो, उसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन वो इतनी परेशान आती हैं, वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मैम अब हम नहीं रह सकते, हमें किसी तरीके से इससे बाहर आना है। लेकिन जब 2 सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं, 4 सेशन होते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर कहते हैं नहीं रुकिए, हम भी रुकना चाहते हैं। और फिर उस रुकने में जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं और अगर ज़रा भी पॉजिटिविटी होती है तो केस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अभी मैं आपको बहुत ही वेरी रीसेंट केस बताती हूँ, जिसकी अभी परसों ही काउंसलिंग की है। एक हमारे पास क्लाइंट आई, उन्होंने कहा कि मेरे ऐसे में हमने रीओपन किया है उस केस को, तो उसको कई साल हमने डील किया और उसमें डिवोर्स हो गया। अब वो 8 साल डिवोर्स हुए, 8 साल हो गए। मैं प्लीज़ चाहती हूँ इस केस को प्लीज़ आप सुनिए, क्योंकि कई बार हम बड़े इजीली भी कह देते हैं कि अरे अलग हो जाओ, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, अलग हो जाओ। शायद आप कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं आपको 2 केसेस ऐसे बताऊंगी, तो आप इसको प्लीज़ समझिएगा। तो अब वो कहती है कि उसके बाद उसको 4-5 साल से उसको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि आई वॉज ऑल्सो रॉन्ग, आई वॉज ऑल्सो टू पॉजेसिव अबाउट माई हस्बैंड, और वो दैट वॉज रॉन्ग सिंस बोथ ऑफ अस वर वर्किंग, तो इतना मुझे नहीं होना चाहिए था। और वो रिपेंटेंस उसकी धीरे धीरे करके एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन में बदल गई। जब वो 3 साल पहले मेरे पास आई तो उसने मुझे कहा कि समबडी इज़ चेजिंग मी। तो फिर दूसरी में आई तो कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है। फिर तीसरी में आई, कहती है नहीं वो नहीं है। फिर चौथी में आई, नहीं मेरा हस्बैंड ही मुझे चेज़ कर रहा है। अब वो 2 महीने से मुझसे ये बोलती है कि किसी भी तरीके से आई वॉन्ट टू गो टू माई हस्बैंड। उसका हस्बैंड भी अभी शादी नहीं की है उसने, उसका कोई ऐसा रिलेशनशिप पहले भी नहीं था। वो पॉजेसिव थी और उसकी भी कुछ गलतियां थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अच्छा ही था उसका पति, रूड था बहुत, और भी बहुत सारी कमियां थी। तो अब हम उसको ये समझा रहे हैं कि अब तुम ये डिसीजन ले रही हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर योरसेल्फ, आप अपने आप को प्रिपेयर करो, क्योंकि वो बदला तो नहीं है, ही इज़ द सेम मैन। और हम उससे बात करेंगे, हम उसमें इंटरवीन करेंगे, डेफिनेटली वी विल इंटरवीन, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रिपेयर योरसेल्फ। सारे उसके आप देख लीजिए क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, देन यू गो फॉर दैट। एक और केस ये मैंने आपको बताया जिसके अंदर मनी, I have a question to ask you. मनी इज़ नो प्रॉब्लम, बस एक मिनट, जिसमें मनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी जिसमें मनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 7-8 साल पहले एक वुमेन मेरे पास आई, यहाँ से खून निकल रहा था बहुत बुरी तरीके से। बोलती है कि मेरा हस्बैंड आया और ड्राइवर है, उसने कहा कि खाना जो है खाना बनाया नहीं है या देर कर दी है, तो मैं आटा गूंद रही थी, ऐसे कर रही थी, उसने आके मेरे बैट मार दिया और मुझे बहुत तंग करता है, मेरे बच्चों से भी मुझे करता है और अब्यूज़ कराता है और लाइक दैट। हमने उसको यहाँ पर जो एक होम होता है उसके अंदर रखा दिया। बोली मैं शाम को जा ही नहीं सकती। हमने उसको काउंसलिंग किया, बोली मैं जा ही नहीं सकती, मैं इस सिचुएशन में हुई नहीं। और उनके जो फादर इन लॉ थे वो भी पुलिस में थे, तो शी वॉज़ वेरी मच वरिड। हाँ, सारा कुछ हो गया। फिर हमने उसको होम में रही वो, उसके बाद उसको हमने ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया, उसने अपना ब्यूटी पार्लर खोल दिया और वो शी स्टार्टेड अर्निंग वेरी वेल। लेकिन आफ्टर 4 ईयर्स जब हमने उसका फीडबैक लिया, शी वॉज़ नॉट हैप्पी। अब मुझे इसका सॉल्यूशन तो मुझे भी नहीं मिला आज तक। मैंने कहा कि अब तुम क्यों अनहैप्पी हो, कम से कम अब तो खुश रहो। तो कहते हैं नहीं, मैं अपने बच्चों और अपने मतलब आई कांट लिव लाइक दैट। मैडम मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा तुमसे बिल्कुल गलती नहीं हुई, तुम्हारी सिचुएशन ऐसी ही थी। इन 2 ये जो मैंने केसेस आपके सामने दोनों रखे हैं, मैं ये आई वांट टू से दिस कि ये जो ब्रोकन ब्राइड्स हैं, इसमें काउंसलिंग इज़ सो इफ़ेक्टिव। एक छोटा सा उसको किसी भी तरफ चला देना उसकी लाइफ के लिए हेल्प बन सकता है। तो काउंसलिंग बहुत ही तरीके से होनी चाहिए और काउंसलिंग इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वो अपने घर जाती है और उसका 12 साल का 14 साल का छोटा भाई यंगर ब्रदर कम्स और ही स्टार्ट्स काउंसलिंग, वो काउंसलिंग नहीं है,
वो कहता है जीजू को ऐसे बता दो, कैमरा लगा दो, ये कर दो, वो भी सॉल्यूशन नहीं है। Ma'am, I have to ask you, what are the insidious and incongruous signs of domestic violence, be it any kind, emotional, psychological, sexual, any kind? हम इसके पहले की बात फिज़िकल वायलेंस तक पहुँचे, उन चीज़ों को, उन कारकों को आपसे समझना चाहते हैं जो दिखती नहीं हैं पर अनुभूत की जा सकती हैं विक्टिम के द्वारा। इसके पहले कि उसके ऊपर फिज़िकल वायलेंस मैनिफेस्ट किया जाए, ऐसे कुछ साइंस होंगे। बहुत सारी जगहों में हमने देखा है कि बच्चियों ने, महिलाओं ने अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को इत्तला करने की चेष्टा की, दैट यू नो आई एम इन अ मैस, आई नीड टू बी टेकन आउट ऑफ दिस प्लेस। एंड कई जगहों में अनफॉर्चुनेटली इंडियन पेरेंट्स का ये होता है कहना कि शादी तुम्हारी है, तुम इसको संभाल लो, सब ठीक हो जाएगा। 2 days later you find a dead body. Ma'am, I want to ask you, because you have been here working for more than 3 decades on this beautiful social work of yours, आप लाइफ्स को लिफ्ट कर रही हैं। आप हमें ये बताएं कि ज़िंदगी के छिन्न भिन्न होने के पहले किस प्रकार से उन क्षणों को महसूसा जाए, आभासा जाए, जिससे इसके पहले कि मृत्यु हो जाए हम मरने के पहले लोगों को बचा लें, रिश्तों को बचा लें। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि दायित्व पूरे समाज का है। समाज का ये दायित्व है कि अगर शादीशुदा ज़िंदगी किसी की हेल्थी तरीके से बीतेगी, जिसमें पुरुष भी स्वस्थ है, नारी भी स्वस्थ है, जहाँ पे अनबन चाहे जो हो जाए, कभी संवादहीनता ना हो, तो एक हेल्थी फैमिली का निर्माण हो सकता है। प्लीज़ इसका उत्तर दें। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही क्लियरली कहती है कि व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस। इट इंक्लूड्स सेक्सुअल वायलेंस, इट इंक्लूड्स फिज़िकल वायलेंस, इट इंक्लूड्स mental violence, it includes emotional violence, it includes economic violence. अब मैं आपको academicians, practitioners, social workers सबके विषय में ही एक बात कहना चाहती हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हमारे देश में जो दिखता है वो क्या दिखता है? वो दिखता है only one thing, that is physical वायलेंस। जब आपका यहाँ से मुंह सूजा हुआ है, आपके हाथ में चोट लगी है, आपके यहाँ चोट लगी है, तो आपको समझ में आता है इस घर में वायलेंस हो रही है। बट ये ट्रुथ नहीं है, ये सही नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है। इसके जो बाकी के कंपोनेंट्स थे वो कहाँ खोए पड़े हैं। जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा है उसी का आंसर है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेंटल हरेसमेंट जब होती है, जब पहले दिन ही ये होता है कि हमारे यहाँ पे अच्छा होता था, तुम्हारे यहाँ पे ठीक नहीं होता, या मेरे घर में तो ऐसा ही होता है, या ऐसा ही ठीक है, या यही खाना मुझे पसंद है, या हमारे घर में तो यही खाना बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़बरदस्त इमोशनल वायलेंस है। पर आप में से ये जितने भी आप बैठे हैं, आप बताइए, कौन जन आपसे ये पूछता है जब आप घर जाती है, जब महिला घर जाती है या किसी काउंसलिंग सेंटर पे भी जाती है इवन, कि ये सब कुछ होता है? इकोनॉमिक वायलेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखिए 40% जो घर हैं उसके अंदर वायलेंस का जो सबसे बड़ा कारण है कि हस्बैंड इज़ एन अल्कोहलिक, ही इज़ ए रिक्शा पुलर। सारा का सारा, आज की भी बात कर रही हूँ, सारा का सारा पैसा अपने आदतों पे खर्च कर देता है। मैं क्या करूँ? मेरे बच्चों को आज भी चीज़ें जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। कितनी बड़ी वायलेंस है, और वो इसी में जीती रहती है, ज़िंदगी गुजर जाती है। इस वायलेंस को कोई देखता ही नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई केस अभी तक नहीं है जिसके अंदर मैं उसको कैटेगराइज करूं कि यस, दिस वुमेन इज़ सफरिंग विद इमोशनल एंड इकोनॉमिक वायलेंस। और इसमें कहने की बात नहीं है, लेकिन इस बात को हम आगे पहुंचाना भी चाहते हैं कि अभी ऐसे टूल ही नहीं है जो मेजर कर, जो अगर ये महिला जाए, किसी पुलिस स्टेशन पे जाए या किसी प्रोसीडिंग्स में जाए, तो उसको मेजर करने के लिए उसकी इमोशनल वायलेंस को या उसकी
इकोनॉमिक वायलेंस को मेजर करने के लिए कोई पैमाने बने हों, लॉ इम्प्लीमेंट कैसे होगा पूरा का पूरा। तो जहाँ तक इंडिकेशंस की बात है, तो इंडिकेशंस अपने आप में ये छोटी छोटी बातें हैं जो छोटे छोटे इमोशंस से शुरू हो जाती हैं। अब इसके अंदर देखिए, इसमें मैं विक्टिम को भी थोड़ा सा दोषी मानूंगी। मैं विक्टिम को इसलिए दोषी मानूंगी क्योंकि मैं आपके सामने एक और केस रखना चाहती हूँ, जो केस भी इस किताब के अंदर है। और वो केस ने मुझे हाँ, Yes. वो केस ने मुझे अंदर तक डिस्टर्ब किया था। उसमें लड़की MBA थी और 2-2.5 लाख रुपए उसको मिलता था। वो जब शादी होके आई, उसका जो हस्बैंड था उसको भी 2-3 लाख कहते हैं कि उसको भी मिलता था। लेकिन आफ्टर 1 month और 2 month ही सेड वन डे टू हर कि मुझे तो कोई सपना आया है और किसी स्पिरिट ने मुझसे कहा है कि जो भी घर का खर्चा है, सपना आया है, कोई स्पिरिट आई थी मेरे सपने में, उसने कहा कि अगर मैं घर चलाऊंगा तो घर जो है अच्छी तरह नहीं चलेगा, उसमें बरकत नहीं होगी। तो लड़की ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आई विल गिव यू द मनी और घर चलेगा। धीरे धीरे एक बच्चा हो गया, फिर 2 बच्चे हो गए। वो अपने पूरा दिन के अंदर जाती थी और उसका हस्बैंड रात को जाता था। तो उसको लगता था कि चलो घर तो ठीक चल ही रहा है, हस्बैंड इज़ टेकिंग केयर ड्यूरिंग द डे टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 years के बाद पता चला कि वो जो उसका हस्बैंड है वो साइकोलॉजिकली, फिज़िकली बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। 10 years के बाद उस लड़की ने पहली बार हमारे काउंसलिंग सेंटर पर वो आई। ये एक MBA लड़की की बात बता रही हूँ। आप उसका लॉजिक देखिए, यू प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। मैं भी उसके लॉजिक को देख के मैंने कहा और तुमने मान लिया, उसने ये बोला और तुमने मतलब 10 years तक इस बात को मान के चलती गई। मैम, आई थिंक इट ऑल्सो मीन्स दैट द गर्ल डिड नॉट हैव सपोर्ट। बहुत जगहों में देखा गया है, बच्चियों ने कंप्लेन की है माता पिता से अपने असहज संबंधों की अपने साथियों या प्रेमियों के साथ, और कहीं ना कहीं उन्हें ये कहा गया है कि निभा लो रिश्ता, शादी चल जाएगी, नहीं तो समाज क्या कहेगा। ऑल्सो आई थिंक आई फाइंड इट रिडिकुलस इफ़ आई हैव टू marry, if I have to copulate, right, so to say, legally, would I want to invest in a husband to make me babies? Wouldn't I find it regressive? So I think it is very important, first of all, to not sensationalize or not idolize a thing called marriage. It is amongst two equals, and which is why perhaps I see a lot of my classmates from Miranda House and Queen Mary Tisazari have not married, because now they see, are they marketable entities? Are they there to be objectified? And I do not know how far this is a good idea, but a lot of women, ma'am, they go on for... Please, I want to stop you here. Yes. देखिए, not marrying is not the solution. Not a solution, ये ma'am. solution नहीं है, और ये book इसीलिए है जी, कि because solution we क्या have है? given you the solutions. Yes. Solutions हैं, ऐसा नहीं है, और सॉल्यूशंस को मानना ही पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा। ये कोई इसका ये कह देना और इस तरीके से जो पूरा सोसाइटी जिस तरीके से चल रही है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। मैम प्लीज प्रकाश देखिए, अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी हमें समझनी पड़ेगी। हमको जिसे बोलते हैं ना, एक बैलेंस। बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी। मैम, विच ब्रिंग्स टू मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। जो ये एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसके मिसयूज़ का इस्तेमाल करके लोग ब्लू ड्रम्स को तो अवॉइड नहीं कर सकते, एंड देन दे से विमेन आर किलिंग पार्टनर्स, नॉट रियलाइजिंग पति की चिता पे नारी ही सती हुई है, मैंने तो किसी आदमी को सती होते देखा नहीं। सो व्हाट आई एम आस्किंग इज, आप इस पर प्रकाश डालिए कि इस लॉ का मिसयूज़ कह करके जो बहाना किया जाता है, उससे बचते हुए इस लॉ का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। देखिए, लॉ का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, और लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो इस प्रकार के केसेस जो आप बात कर रही हैं, जहाँ पर वाइफ ने ऐसे किया, आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब सोसाइटी में एक तरफ की बात चलती है और उसमें एक तरफ की बात थोड़ी सी अलग होती है, तो मीडिया का काम, लोगों का काम, बातें बनाने वालों का काम केवल यही होता है, उसी केस को हाईलाइट करते रहते हैं। मैं उस वक्त जानना चाहूँगी, उस वक्त आपकी बात को उसमें समझूंगी। ये किताब बताती है, आंकड़े बताते हैं कि आज भी जब पूछा गया कि जो हस्बैंड बीटिंग है वो सही है या गलत है, तो मेल्स ने तो कहा 43% ने
कि ये सही है, लेकिन 45% विमेन ने कहा हाँ ये सही है। तभी कबीर सिंह हिट है मैम। तो आप ये देखिए ना कि आज भी जब तक जो वो माँ या वो जो ब्राइड हमारे घर में आ रही है, उसको जो बचपन से बताया जा रहा है, अगर उसकी माँ उसको सीधे खड़ा होना नहीं सिखाएगी, उसको झुक के चलना ही सिखाएगी, उसको अपनी सही बात को कहने के लिए भी सशक्त नहीं बनाएगी, तब तक ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमें अपने मॉडल को अपने आप तैयार करना होगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर वॉयलेंस है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रेप को ऑनर से नहीं जोड़ा जाता। वहाँ पर रेप जो है सिर्फ क्राइम है, एब्सोल्युटली। सिर्फ हमारे यहाँ पर ये ऑनर है। कमला भसीन मैम कहा करती थी, इफ़ आई एम वायलेटेड, वाई डू यू कीप योर ऑनर इन माई वजाइना, वाई डू यू डू दैट, इट इज़ माई बॉडी, लेट इट बी माइन। मैम, आई लव द बुक दैट you've written, Broken Brides, Domestic Violence in India. I want to ask you, ma'am, how do we make society understand how to bring in hope into marriage again, how to make that institution run smoothly on the basis of, trying to make it better with the passage of time. विश्वासघात तो हुआ है, पर विश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया क्या होगी, क्या हमें आशान्वित करेगा? देखिए, वो तो शुरुआत हो गई है, वो तो आप जैसे लोगों से, सब लोगों के सुनने से, समझने से शुरुआत हो गई है कि हमें सेक्स और जेंडर का फ़र्क समझना होगा। बहुत खूबसूरत और अपने बात। बच्चों को शुरू से बताना होगा। जिस दिन हमने ये काम कर लिया, उस दिन ये लड़ाइयाँ आगे जाने वाले समय के नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम लड़कियों को तो हमने यहाँ कर दिया और लड़के अभी तक यहीं पे खड़े हैं, को हमने ठीक से पाला नहीं। जस्ट सी गैप कितना है, कितना बड़ा गैप है। ये हमने ज़्यादा गैप कर दिया। इस गैप को हमारी एजुकेशन और संस्कार ही सुधार सकते हैं, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और संस्कार का मतलब किसी के पास भी, किसी गवर्नमेंट के पास, किसी एनजीओ के पास कोई मंत्र नहीं है। ये हर घर के अंदर आना चाहिए। ये हर घर के अंदर आना चाहिए। और इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी कि प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स को भी बताइए कि भाई मैरिज ना करना सॉल्यूशन नहीं है। To make it work is. Thank you so much, ladies and gentlemen. We had Dr. Shobha Vijayendra with us. Thank you so much for your attention and patience. Thank you so much, Thank ma'am, you. for enriching us on this topic. But seriously, marriage करना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये तो सॉल्यूशन नहीं है ना। आपका नहीं मन चाहता तो मत कीजिए, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं। बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। बहुत लोगों ने हमारे यहाँ तो मैरिज नहीं की, और उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा दी है, आयाम दिए हैं, देश का सुधार किया है। लेकिन आप डिप्रेस होके, या आप ये कह के कि भाई लड़के ऐसे हैं या ससुराल ऐसी होगी, या पहले से पहले ताना बाना बुन के मैरिज को अवॉइड करना, वो सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। और मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि जब आप कहना चाहती हूँ, मतलब ये भी एक आपके ऊपर छोड़ना चाहती हूँ, इट इज़ सिंपली ए कमेंट, इसमें मैं कुछ अपना नहीं कह रही, कि देखिए, जब हम इतना पढ़ लिख रहे हैं, जब हम इतना PhD कर रहे हैं, हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में अव्वल हो रहे हैं, तो ऐसे में जब हम सबके साथ एडजस्ट करते हैं, तो जब हम किसी दूसरे परिवार में जाते हैं, तो दोनों तरफ से, मैं लड़के के लिए भी कह रही हूँ, ये एडजस्टमेंट तो हमें आना ही चाहिए ना। एडजस्टमेंट तो जीवन के लिए ज़रूरी है। नहीं तो अगर ये एडजस्टमेंट नहीं हो रही, तभी तो आप रोड पे इतना वायलेंस देख रहे हो। रोड रेज क्या है? और जहाँ आप चुप बैठे हैं वो ऐसी जगह है कि आपके सामने क्राइम हो रहा है। 6 साल की बच्ची रोती हुई, अभी आपने जो मध्य प्रदेश का केस देखा था, रोती हुई फिर रही है, उसके साथ इतना बड़ा क्राइम हुआ है, कोई घर के गेट नहीं खोल रहा, अंदर नहीं आने दे रहा, बस के अंदर, मेट्रो के अंदर। तो आप कैसा, ये तो मतलब संवेदनात्मक ज्ञान, ज्ञानात्मक संवेदना की आवश्यकता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। On the behalf of Delhi Literature Festival, I request Ms. Sonali Sharma and Mr. Amish Sharma to present a memento as a gratitude that you joined us today. Can we have a huge round of applause for Dr. Shobha Vijayendra and Ms. Jhanvi Pandey? हाँ, group, please have a group photograph.